नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, कल जो अपनी बात हुई थी पहले वाले लेक्चर में, तो हमने मूल अधिकार की कुछ ऐतिहासिक बातें और उसके साथ साथ हमने एक जो पहला अपना मूल अधिकार था, समानता का मूल अधिकार, उसका अध्ययन किया था। साथियों, आज जिस मूल अधिकार की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार यहाँ से सवाल पूछे जाते, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, शुरू करते हैं। अपना दूसरा जो मूल अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मूल अधिकार। और स्वतंत्रता का मूल अधिकार कहां से कहां तक था आपको बताया था पहले, अगर आपको ध्यान हो तो अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। पूरा बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पहले वाली क्लास में आपका जो रिव्यू था या आपका जो प्यार था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ध्यान से देखा, सुना, कमेंट भी बहुत अच्छे से आए, तो इसीलिए दूसरी बातें शुरू करते हैं। तो देखना, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में, अकेले अनुच्छेद 19 में, वैसे तो सामान्य तौर पे बात करें तो यही है कि आपके जो सामान्य स्वतंत्रताएं हैं वो हैं, लेकिन अगर हम इसका डिटेल से अध्ययन करें तो हमारे सामने देखो क्या क्या होता है। अकेले 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई भाई? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रता। अब देखो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुनेंगे। अनुच्छेद 19, ये अनुच्छेद 19 में ही है, लेकिन 19.1 और यहां हम लिखेंगे कै। डिटेल से बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 19(1)(1)(1) ही आएगा, लेकिन आगे इसका जो विभाजन है वो 19(1) कै, 19 कै, 19 गै ऐसे हो जाएगा। 19 कै में क्या कह रहा है कि आप भाषण दे सकते हैं, विचार रख सकते हैं, अभिव्यक्ति, ये सारी चीजें जो हैं ये इस प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19.1। और आगे जो अपन डिटेल में देखते हैं वो क्या है, कै में। 19(2) ख में देखो क्या कहा गया है साथियों। ये कह रहा है कि भाषण, विचार, अभिव्यक्ति, प्रेस आ जाएगा, झंडा फहराने की स्वतंत्रता आ जाएगी, ये सारा इसमें आ जाएगा। क्या कह रहा है कि आप सभा, जुलूस या फिर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से और देश हित में होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर आप धरना प्रदर्शन, यहां एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए कि हड़ताल शब्द नहीं है, आप हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल शब्द पूर्ण तरीके से संवैधानिक है। दूसरी चीज, यहां अगर आप धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो साथ ही एक चीज का आप ध्यान देंगे, धरना प्रदर्शन देश हित में, मतलब देश विरोधी बातों का धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। और दूसरा, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन होना। हिंसक धरना प्रदर्शन, इसकी अनुमति सरकार आपको नहीं देती है। हाँ, अगर आपकी वाजिब मांगे हैं, आपकी जायज मांगे हैं, तो उसके लिए आप सरकार को क्यों करते हैं धरना प्रदर्शन? बीच में सवाल ये इसलिए करते हैं कि ताकि वो जो बात जो हम सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, जिस भी मीडिया तक जैसे भी पहुंचाना चाहते हैं, अगर सामान्य तरीके से नहीं पहुंची जाए तो हम हट करके, धरने का मतलब था हट करके, मैं ठड्डो करके बैठ जाऊं, है ना, तो हम हट करके बैठ जाते हैं। वो क्या कहलाता है? धरना प्रदर्शन कहलाता है। आप सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन आदि कर सकते हैं। 19.3 क्या कह रहा है? सॉरी, ये 1(1) ही आएगा। 19.1 गै क्या कह रहा है कि आप कोई भी अपना संघ बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं, समुदाय बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, या फिर आप सहकारिता का गठन कर सकते हैं। ये बाद में जोड़ी गई थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सहकारिता 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ी गई। सहकारिता समितियों का गठन भी आप कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, समुदाय बना सकते हैं, या फिर सहकारिता समितियों का गठन कर सकते हैं। और ये कब जोड़ी गई है? 97वें संविधान संशोधन 2011 में। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं 19(1) घ की, जहां क्या कह रहा है कि आप भ्रमण करेंगे। भ्रमण, पूरे देश में कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हैं, जहां कहीं भी आप जाना चाहें। लेकिन अब यहां एक चीज आपके लिए समझने लायक है कि आप उन जगह नहीं जा सकते जो रिजर्व हैं, आप उन जगह नहीं जा सकते जो किसी की पर्सनल जगह। जैसे मान लो आप किसी के घर में भ्रमण करने नहीं जा सकते, होटल में जाएंगे ना, भ्रमण करने के लिए आप जा सकते हैं। आप कह दोगे मैं तो राष्ट्रपति भवन में जाऊं, आप कह दोगे मैं तो पीएमओ की ऑफिस में कुर्सी पे जाके बैठूं, आप कह दोगे मैं तो नरेंद्र मोदी के साथ बैठूं, ये नहीं कर सकते। अगर आपके पास अनुमति नहीं है तो आप उन जगह नहीं, जैसे आप सेना की जो गतिविधियां होती हैं, जो सेना का जो जहां कैंप लगा होता है या सेना का जो अड्डा जहां होता है, वहां नहीं जा सकते।
हर जगह हम नहीं जा सकते। आप तो कह दोगे मैं तो मिसाइल छोड़ के आऊंगा, आप कह दोगे मैं तो राफेल विमान उड़ा के आऊंगा। आप यहां ऐसा नहीं कर सकते। भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन देखिए सबसे पहली क्लास में हमने बात करी थी कि आपके पास जो मूल अधिकार है वो अनुल्लंघनीय नहीं है, आप इनका उल्लंघन नहीं कर सकते, आप इनके हद से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है ना। और वो तो सही कहा, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। हद तो हद होती है भाई, है ना। हाँ ठीक है, देखो चलते हैं आगे। अनुच्छेद 19(1) क्या कह रहा है, जिसको आप एडा भी बोलते हैं, क्या कह रहा है कि आप देश में कहीं भी आवास कर सकते हैं। आवास। अब साथियों यहां मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, बहुत सारी बातें हैं यहां पे। देखो पहले आपने पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर में स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकते। साथियों आपको ध्यान हो तो जम्मू कश्मीर भारत का एक विशेष राज्य था। आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं, धारा 370 जिसको कहते हैं, इसके कारण J&K को अलग से विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। यहां पे यहां के लोग ही स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था कि आप भ्रमण करने नहीं जा सकते, कश्मीर घूमने जाते थे, डल झील देखने जाते थे, घूमने जाते थे, लेकिन स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकते थे। साथियों पिछले साल 2019 में 5 अगस्त, अब इसी अगस्त में 1 साल पूरा हुआ धारा 370 को। ये तो अब तक चुनाव वगैरह हो गए होते, विधानसभा बन गई होती, हम आराम से घूमने जाते। लोगों ने कहा था मैं भी एक प्लॉट वहां पे लूंगा, क्या पता ले लिए होते, लेकिन कोविड आने के बाद से ये चीजें हो नहीं पाई। तो अब यह है कि आप आवास कर सकते हैं। पहले हम यहां ये लिखते थे कि जम्मू कश्मीर में स्थायी रूप से आवास नहीं कर सकते, उसके अलावा हम पूरे भारत में कहीं भी स्थायी रूप से रह सकते हैं। आपके पास अगर हिम्मत है, आपके पास पैसा है और आप चाहते हैं तो आप कहीं भी कोई भी जगह जो आपको लगे, अगर आप इसके लायक हैं तो आप वहां पे आवास कर सकते हैं। अब आप ये कह दोगे मैं तो नेशनल हाईवे के बीचों बीच घर बना के रहूंगा। मैं पहले ही मना कर चुका हूं कि ऐसी जगह पे आप नहीं जा सकते, उल्लंघन आप नहीं कर सकते। अब साथियों मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्यों नहीं कर सकते भाई उल्लंघन? अगर मैं उल्लंघन नहीं कर पाऊंगा तो परिभाषा में हमने लिखा था कि सर्वांगीण विकास जरूरी है, तो क्यों नहीं कर सकते? अब साथियों थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैंने कहा था कि मूल अधिकार आपकी सीमा की तरह, आपके खेत की तरह। अगर आप किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करोगे, जब तक आप अपने आप को सीमित नहीं करोगे तो दूसरे को अधिकार कैसे मिलेगा? इसलिए हम उतने ही अधिकारों का प्रयोग कर पाएंगे जितने हमारे लिए आवश्यक हैं, उल्लंघन नहीं कर सकते। अनुच्छेद 19(च) क्या कह रहा है? संपत्ति की स्वतंत्रता। यहां फिर मैं आपको एक ध्यान दिलाना चाहूंगा, देखो भाई संपत्ति की स्वतंत्रता जो अपने पास थी, पहली क्लास में हमने, पहले लेक्चर में हमने देखा था, मैंने एक नोट कहा था और उस नोट में मैंने 7, 8, 9 ऐसे सवाल भी बताए थे, अगर आपको ध्यान है तो। मैंने ये कहा था कि संपत्ति का जो मूल अधिकार था अनुच्छेद 31, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे हटा दिया गया था। जैसे ही संपत्ति का अधिकार हटा, वैसे ही यहां संपत्ति रखने की स्वतंत्रता भी इसी संविधान संशोधन से, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दी गई थी। वहां पे मैंने कहा था 7, 8, 9 सवाल हैं, वही सवाल सारे हैं, कौन सा अधिकार हटाया गया? तो वहां से संपत्ति का मूल अधिकार हटा और अनुच्छेद 19(च) से संपत्ति रखने की स्वतंत्रता हटा दी गई। तो आज के दिन ही अपने पास नहीं, मैंने कहा था 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। तो छठी देखते हैं कौन सी है, फिर 5 हुई ना, ये तो एक हट गई। तो छठी जो है वो है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता। आप जीविकोपार्जन, यहां ध्यान देंगे, जीविकोपार्जन के लिए कानूनी रूप से जो वैध हैं, जिनकी अनुमति भारत सरकार देती है, उनको कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं। यहां फिर आपका मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, आप ऐसा कोई व्यवसाय नहीं कर सकते जो देश विरोधी हो, मानव विरोधी हो। जैसे आप शराब, अफीम, गांजा अनुमति के बिना नहीं बिकते तो हैं, लेकिन अनुमति होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप सड़क के किनारे बैठे हैं, ढेर लगा रखा है, बोले एक बोरी गांजा, एक बोरी गांजा, ऐसे नहीं कर सकते। ये आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। शराब भी बिकती है, लेकिन क्या हर कोई बेच सकता है? नहीं। जहर भी बिकता है, लेकिन क्या हर कोई बेच सकता है? हथियार भी बिकते हैं, लेकिन क्या हर कोई बेच सकता है? क्या हर कोई खरीद सकता है? नहीं। आपको लगे कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति बन गया हूं कि मेरी सुरक्षा को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। कोई कह दे भाई दिल दे दिया, जान भी देंगे, कह दे, तो बड़ी दिक्कत है। तो आप हथियार ले सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन ऐसे थोड़ी बाजार गए और बोले भाई 10 किलो हथियार दे दे, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना बात? अब इनको मैं याद करने का तरीका आपको बता रहा हूं साथियों, बहुत इजी है, याद हो जाएगा। अब यहां से प्रश्न कैसे कैसे उठते हैं। पहला प्रश्न होगा कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई? आपका जवाब आएगा 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, बिल्कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहला प्रश्न होगा। दूसरा सवाल,
अब ये जो अगला सवाल आएगा ये आपको दिक्कत करेगा। कैसे करेगा दिक्कत? मान लो जैसे ये पूछ लिया आवास की स्वतंत्रता अनुच्छेद किस में, आपने सीधा बता दिया भाई 19 में। आपसे पूछेगा प्रेस की स्वतंत्रता किस में, आपने सीधा बता दिया 19 में। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर बाय द वे जो आजकल के एग्जाम में जो सवाल पूछे जा रहे हैं और वो यही पूछे जा रहे हैं कि भ्रमण की स्वतंत्रता अब अनुच्छेद 19 क है, 19 ग है, 19 ग है, ये सवाल है, तब बड़ी दिक्कतें होंगी। तो मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूं साथियों, अगर इस लॉजिक को आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। जैसे मैं बार बार ये कहता हूं, आप सुनेंगे बात ध्यान से, ऑफलाइन क्लास में भी मैं यही कहता हूं, अब भी मैं आपको यही कह रहा हूं, बहुत अच्छा लॉजिक है। जैसे मान लो मैं आपके सामने खड़े होकर अपने विचार रख रहा हूं, मैं जो भी बोल रहा हूं वो मेरी विचार है। देखिए मूल अधिकार कोई भी क्यों ना पढ़ाए, बताना तो सबको यही पड़ेगा, क्योंकि ये तो कह नहीं सकता कि भाई भ्रमण की स्वतंत्रता 19 में नहीं है 23 में, ये तो कह नहीं सकता, तो बोलना तो सबको यही पड़ेगा। लेकिन कोई किस तरीके से बोल रहा है, कोई किस तरीके से बोल रहा है, ये सबके अपने अपने क्या है विचार है। तो मैं आपके सामने, आप बिल्कुल ध्यान से देंगे, मेरे साथ साथ देखने और दोहरा लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं आपके सामने क्या रख रहा हूं, अपने विचार रख रहा हूं, या मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा होगा, जरूरी थोड़ी सबको अच्छा लगे, अच्छा लगता भी है लेकिन ना भी लगे। अगर अच्छा लगा तो मेरे विचार अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर आपको ये लेक्चर अच्छा नहीं लगा, ये क्लास अच्छी नहीं लगी, तो आप ही कहेंगे नहीं रे यार ऐसे ही पढ़ा रहा है, ये तो भाषण कर रहा है। ये पहला वर्ड होगा सर आपके सामने। तो मैं आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये अपनी क्या है सभा है। कहां सुन रहे हैं, तो आपका जवाब आएगा ज्ञान का अड्डा पे, तो ये अपना क्या हो गया संगठन हो गया। अब अलग अलग जगह से आप सुन रहे हैं, किसी ने रोका, आने जाने के लिए नहीं रोका, ये क्या हो गया आपका भ्रमण हो गया। जिस जगह आप सुन रहे हैं वो आपका क्या है आवास है, ठीक है। और ये जो अपना सिस्टम चल रहा है ये अपना क्या है व्यवसाय है। समझ में आया क्या कुछ? मैं आपके सामने खड़े होकर अपने विचार रख रहा हूं, आप सुन रहे हैं अपनी सभा है, ज्ञान का अड्डा अपना संगठन है, अलग अलग जगह से आप सुन रहे हैं ये आपका भ्रमण है, जिस जगह पे सुन रहे हैं वो आपका आवास है, और पूरा जो अपना सिस्टम है, पूरा जो अपना तंत्र है, ये क्या है अपना व्यवसाय है। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अकेले अनुच्छेद 19 में दी गई। अब यहां एक सवाल है, आगे हम बात करेंगे, पहले भी हमने बात करी थी कि क्या मूल अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, क्या मूल अधिकारों को रोका जा सकता है, तो सवाल आएगा नहीं। लेकिन मूल अधिकारों को समय समय पर संशोधित और कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। समाप्त करने में निलंबित करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। निलंबित का मतलब आप ऐसे समझ लो सस्पेंड किया जा सकता है। तो अगर आपसे प्रश्न करें, 19 पूरा हो चुका है, अगर आपसे प्रश्न करें कि सबसे पहले कौन सा मूल अधिकार समाप्त होता है यदि आपातकाल की स्थिति आ जाए, तो सबसे पहले जो समाप्त होता है वो कौन सा होता है अनुच्छेद 19 होता है। और कभी नहीं होते हैं तो जो अगले हम पढ़ने जा रहे हैं वो जो अधिकार हैं वो कभी समाप्त नहीं होते। जैसे अब जो हम बात करें अनुच्छेद 20 और 21 की, ये दोनों कभी भी समाप्त नहीं होते। तो स्वतंत्रता के मूल अधिकार में अगला अनुच्छेद है 20, कह रहा है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में क्या कह रहा, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में। अब शब्दों पे ध्यान देंगे। अपराध का मतलब हो गया जुर्म गुनाह। कब किस व्यक्ति पर यह आरोप लगाया जाएगा कि उसने अपराध किया है, उसने गुनाह है किया है। तो साथियों यहां पर 3 प्रकार की बातें हम कर लेते हैं। कौन कौन सी 3 बातें हैं, क्या बातें हैं देखो। केवल कानून के उल्लंघन पर सजा, केवल कानून के उल्लंघन पर सजा। अब यहां समझना बात को, क्या कह रहा है कि तब तक किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक उसने किसी ऐसे प्रकार का उस कानून का उल्लंघन नहीं किया जो उस समय लागू था और जो विधि के विपरीत जाता हो। देखिए भारत में संवैधानिक तंत्र है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कल हमने अनुच्छेद 14 में बात करी थी, विधि का समान संरक्षण, विधि की स्थापना की गई है। तो कानून की नजर में अगर आपने गुनाह किया है, जैसे मान लो बोलते हैं ना कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मान लो आपने किसी से वादा किया, किसी से करार किया, हो सकता है जैसे एक अभी आज ही का अपन करंट जीके का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2020 में कोविड चल रहा है, मेरे ख्याल से मार्च से लेके और मई जून तक सभी बिजनेस बंद थे क्योंकि पूरा देश लॉकडाउन में था। हो सकता है इस दरमियान देखिए शादियां भी हुई हैं, लोगों की मृत्यु भी हुई है,
लोगों को पैसे की आवश्यकता भी पड़ी है, भवन निर्माण भी हुआ, कार्य तो थोड़े कहीं कम ज्यादा हुए तो हैं। मान लो इस दौरान किसी व्यक्ति को पैसे की सख्त आवश्यकता पड़ी, आपने अपने दोस्त से कहा कि ठीक है भाई पैसे ले लेना, ऐन वक्त पे आपने पैसे देने से मना कर दिया, तो क्या आप अपराधी बन गए? नो, क्योंकि आपने विधि द्वारा लिखित किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं किया। साथियों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है कि आप उस बात की हद में आ जाएं, उस बात की जद में आ जाएं कि वो कानून के रूप में लागू हो और वो उसको मना करता है। पर मान लो आपने मना किया और आपके दोस्त को इस बात से गुस्सा आया और आपके दोस्त ने आपका सर फोड़ दिया, अब उस दोस्त पे क्या लग सकता है? अपराधी होने का दोष आरोप लगाया, सिद्ध किया जा सकता है। कैसे? कि केवल कानून के उल्लंघन पर सजा। आपने वादा तोड़ा, अपराधी नहीं, लेकिन दोस्त ने आपका सर फोड़ा, अपराधी है। वादा तोड़ना किसी कानून का उल्लंघन नहीं है, पर सर फोड़ना तो उल्लंघन हुआ ना साथियों। तो ध्यान देंगे, कानून के उल्लंघन पर सजा, कानून के उल्लंघन साबित होने पर ही सजा मिलेगी। लेकिन क्या इसमें मेरे पास और कोई अधिकार बचता है? तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक बार कानून का उल्लंघन करने पर सजा एक ही बार मिलेगी, अर्थात यहां दोहरी सजा का निषेध किया गया। दोहरी सजा का निषेध किया गया भाई, यहां पर दोहरी सजा नहीं दी जाएगी। देखिए, मैं बार बार बताता हूं, हमारा जो समाज है, हम भावनाओं पे जीने वाले व्यक्ति हैं, हमारा समाज ऐसा है। तो हमारे समाज में एक गुनाह की सजा बार बार मिलती है। सामाजिक रूप से बात कर रहा हूं मैं, संवैधानिक रूप से बात नहीं कर रहा हूं, आप शब्दों पे ध्यान देंगे। मान लो आपके गांव में कई पीढ़ियों पहले, 2, 3, 4, 100 साल पहले, 150 साल पहले, आपके गांव में किसी परिवार में 2-3 व्यक्ति ऐसे रहे थे जो बहुत जबरदस्त चोर, डाकू, ठग, लुटेरे थे। आज आप उस परिवार के साथ रह रहे हैं, किसी भी मामले को लेकर आपके और उस परिवार के बीच कोई अनबन हो गई है। सामान्यतः हम जब लड़ाई शुरू करते हैं तो 2 मिनट तो ये कहते हैं ठीक है, ये है, ऐसे है, वैसे है। लेकिन जैसे ही हम उस लेवल को, उस हद को पार कर जाते हैं, तो उसके बाद हम वहां चले जाते हैं जहां हमें जाना नहीं चाहिए था। तो अब आप क्या कहोगे? देखा बड़े तेरे शहर का, तू ठगर, तेरा बाप दादा ठग, ऐसे बोलोगे या नहीं बोलोगे? बोला, वो ठग तो नहीं था, लेकिन चूंकि उसके परिवार में कोई ठग रह चुका था, इसलिए हमें वो बात बोलनी है और उसको सुननी पड़ेगी। कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बार बार सामने थे, लेकिन संविधान ऐसा नहीं कह रहा है। किसी के बाप ने गुनाह किया तो उसके बेटे को गुनाहगार नहीं बोल सकते आप संवैधानिक रूप से। वो गुनहगार, उसका गुनाह में कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं ना, जो करेगा वो भरेगा, ये संविधान की भाषा है। तो दोहरी सजा का निषेध किया गया, अर्थात एक बार कानून का उल्लंघन करने पर सजा भी एक ही बार मिलेगी। अब क्यों बता रहा हूं? जैसे मान लो किसी ने गुनाह कर दिया, तो 2 पक्ष होते हैं न्यायपालिका की भाषा में, एक अभियोजन और एक अभियुक्त। अभियोजन वो होता है जिसके साथ गलत हुआ है, अभियुक्त वो होता है जिसने गलत किया है। तो अभियोजन पक्ष तो ये चाहेगा कि इसको बड़ी से बड़ी सजा मिले, अभियुक्त पक्ष ये चाहेगा, उसका वकील, उसके पक्षकार, कि इसको कम से कम सजा मिले। मान लो सामान्य कोर्ट में, मुंशी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लो लेवल के कोर्ट में आपका मामला दर्ज हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपका जो था मामला, मान लो उसको 3 महीने की सजा दे दी। तो अभियुक्त पक्ष तो ठीक है कि भाई ठीक है 3 महीने की सजा मिल गई, लेकिन अभियोजन पक्ष चाहता है कम से कम 2-4 साल की सजा हो, तो वो मामला ऊपर लेके जा सकता है, दोबारा सुनवाई करवा सकता है। तो मान लो किसी कारणवश कोई बड़ा मामला था, हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट ने उसको 2 साल की सजा दे दी। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णय को बदल देता है और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय को बदल देता है। मान लो ऐसा हुआ, तो क्या ये कहेगा कि भाई 3 महीने की सजा तो पहले काट के और उसके बाद यहां आके 2 साल की दोबारा शुरू कर देना? ऐसा नहीं होगा। 2 साल तो जैसे ही बड़े के पास गया, छोटे वाले की चीजें अपने आप ही क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो यहां ध्यान देंगे, दोहरी सजा का निषेध। अगला तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि स्वयं के विरुद्ध, यहां बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्वयं के विरुद्ध वाद में गवाही की बाध्यता नहीं, वाद में गवाही की बाध्यता नहीं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि खुद के खिलाफ आप गवाही दे सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं, आप दें या ना दें, ये बाध्य नहीं किया जा सकता।
बहुत सारे एग्जाम्पल है साथियों, बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक फेमस एग्जाम्पल था सलमान खान का, हिट एंड रन केस, जिसमें सलमान खान पिछले ही साल बरी हुए थे। आपको बता दूं साथियों, पूरी दुनिया के सामने ओपन एंड क्लीन केस था कि उन्होंने गाड़ी चलाई और 7-8 लोग मुंबई की फुटपाथ पे सोए हुए थे, मारे गए। अब गवाह बदले गए, बदलाए गए, जो भी हुआ हम उसकी डिटेल में तह में नहीं जा रहे। मैं यहां आपको सिर्फ इस बात का एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं। भाई ये तो तय था कि सलमान खान का वो मामला जुड़ा हुआ था। मान लो कोर्ट में सलमान खान ने ये कह दिया होता कि मिलोर्ड जज साहब ये अपराध मैंने ही किया, मान लो ये कह दिया होता, तो ये किसके खिलाफ गवाही होती है भाई? खुद के खिलाफ। भाई मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अपराध किया तो मैंने ही गवाही दी ना, अब किसी और सबूत की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये खुद के खिलाफ गवाही है। लेकिन चाहूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं, चाहता तो सलमान खान ऐसा कर सकता था, लेकिन नहीं किया, वो उसकी मर्जी है। हर अपराधी जरूरी थोड़ी ये बोली, उससे बुलवाने का काम पुलिस का है, न्यायपालिका का, कि वो उसकी तह तक पहुंचे, उससे वो बात बुलवाए। लेकिन वो नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको जबरदस्ती बाध्य किया जा सके कि तू ये जुर्म कबूल कर, तो यह खुद के खिलाफ गवाही में बाध्यता नहीं है। अब ध्यान देंगे आप, कह रहा है अपराध दोष कब साबित होगा? यदि कानून का उल्लंघन किया है। अगर उल्लंघन किया तो सजा एक ही बार मिलेगी, और उसमें भी आप किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है खुद के खिलाफ गवाही देने से। अब हम अगला मूल अधिकार लेते हैं, अगला अनुच्छेद लेते हैं जो स्वतंत्रता के मूल अधिकार में है, अनुच्छेद 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता सुनेंगे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक ही लाइन में बस इतना सा ही लिखना था, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। सुनेंगे क्यों महत्वपूर्ण है। देखो, पहले मैं आपसे शाब्दिक अर्थ निकलवाऊं, क्योंकि देखिए संविधान में अगर आपको शब्दों का अर्थ निकालना आ जाता है, आप शब्द की तह तक पहुंच जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप उस बात तक पहुंच जाएंगे जहां तक पहुंचना चाहिए था। क्या कह रहा है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। तो साथियों बात कर रहे थे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की। प्राण क्या होता है, देह क्या होती है। अब प्राण को आप बोलोगे आत्मा होती है, जान होती है, चल रहा ना आजकल थाना था है मेरे बाबू ने, वो नहीं है। यहाँ पे आप अपनी खुद की आत्मा की बात करें। देखिए हमारा जो संविधान है, और मैं बार बार आपसे चर्चा भी करता हूं कि किसी भी देश का संविधान जो है वो उस देश की सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बनाया जाता है। तो आप, हमारा जो दर्शन शास्त्र है, हमारा जो आध्यात्म है, वो ये कहता है कि व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है। तो हमारे शरीर में उस साक्षात ब्रह्मा का एक अंश है जिसे हम आत्मा कहते हैं, जान कहते हैं, प्राण कहते हैं। और ये जो शरीर है, देह है, इसको नश्वर कहते हैं, ठीक है ना, ये नष्ट हो जाएगा। और आत्मा है जो अजर अमर होती है। कहते हैं मनुष्य जो है, मानव जीवन है, वो 84 लाख बार अलग अलग जन्म लेने के बाद, सोचो रे कितने पूर्व जन्म लेके आए हो इस जन्म में। इसीलिए कहते हैं मानव जन्म को आपको व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। एक लाइन में बहुत बार बोलता हूं कि आप अपने आप में यूनिक है सर, आप जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं, क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट जो है वो सिर्फ आपके पास है। आपका फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। शक्लें सूरत मिल सकती हैं बट आपका फिंगरप्रिंट नहीं मिल सकता। ये जो आपका प्रिंट है, ये जो आपका प्रिंट है, ये सिर्फ आपके पास है, दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उससे कमजोर हूं या उससे कमजोर। बार बार जब अपन कंपटीशन की बात करते हैं, आप लोग निराश हो जाते हैं, आप लोग हार जाते हैं। ये नहीं करना आप लोगों को। आपको भगवान ने यूनिक, जब भगवान ने आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया, जब भगवान ने आपको बनाने में आपके जैसा किसी को दूसरे को नहीं बनाया, मतलब आप अपने आप में दुनिया के इकलौते इंसान हो, तो फिर आप क्यों उसकी बनाई गई रचना के साथ खिलवाड़ करते हो? आप कैसे कह सकते हो मैं उससे कमजोर हूं? देखिए अगर आपके पैर में जूते नहीं हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपको रोना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग तो ऐसे हैं जिनके पैर ही नहीं है। अगर आपके पास घर नहीं है तो घबराना नहीं है, अगर आपके पास परिवार नहीं है तो घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इनमें से कोई एक भी चीज नहीं है। आपके पास अगर घर नहीं है तो परिवार है तो आपके पास जूते नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना परिवार के हैं, ना पूरे शरीर से हैं, ना उनके पास पैर है, ना उनके पास दिमाग है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो आप उनमें से बहुत धनाढ्य। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं है। गरीब मर जाओगे, यह आपकी गलती है।
तो याद रखना मेरी बात को। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, तो आपकी आत्मा हो गई, जान हो गई। ये जान मैंने पहले इसलिए लिखा है क्योंकि इस पे आपका ध्यान थोड़ा ज्यादा जाएगा, है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको, मेला बाबू, सोना, है ना, तो ये थोड़ा आपको ज्यादा प्रभावित करेगा, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। हेडलाइन और कर दूंगा थोड़ी, हाँ लो, दिखाई दे जाए भाई, ठीक है ना। लो सुनो, देह का मतलब हो गया शरीर। क्या कह रहा है सीधी सीधी भाषा में कि आप अपने प्राण और देह को जिस हिसाब से चाहो उस हिसाब से रख सकते हो, जैसे रहना चाहो वैसे रह सकते हो। लेकिन क्या क्या चीजें आएंगी इसमें, तो बहुत सारी चीजें आएंगी। अब देखो इस अनुच्छेद में आता क्या क्या, क्या कह रहा है कि निजता, एकांतता, विदेश यात्रा, बहुत महत्वपूर्ण है। विदेश यात्रा का अधिकार आपको किस अनुच्छेद से मिलता है? अनुच्छेद 21 से मिलता है। खेलना, न्याय पाना, आहार पाना, भोजन लेना आपका अधिकार है। अच्छी नींद लेना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं साथियों। देखना, निजता, मैं अपने आप के साथ क्या करता हूं, क्या खाता हूं, कब उठता हूं, कब सोता हूं, कहां जाता हूं, कहां आता हूं, अपने आप की बात करो। अब आप किसी दूसरे के घर थोड़ी जाओ, बोले भाई जी मैं आया हूं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने आप के साथ क्या करते हैं, खुद के साथ। तो आपकी एकांतता, निजता, जैसे बोलते हैं ना प्राइवेसी, प्राइवेसी भंग कर दी हमारी। ये कई बार अपन बात करते करते किसी से कोई बात करते, कोई बोलता रहे उस दिन क्या होता, आप क्या बोलोगे, ये हमारा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर को आप क्या कहते हैं, निजता कहेंगे, एकांतता कहेंगे। विदेश यात्रा का अधिकार इसी में मिला है। न्याय पाने का हक आपके पास है। अच्छा आहार पाने का, देखिए बार बार नकली चीजों पे रोक लगाई जाती है, नकली घी पकड़ा जाता है, नकली मावा पकड़ा जाता है, ये आपका हक है अच्छी चीजें खाने का, अच्छी नींद लेने का। यहां बता रहा हूं आपको, जैसे आपने देखा होगा शादियों में डीजे वगैरह बजाए जाते हैं, तो प्रशासनिक रूप से 10 बजे के बाद आप डीजे नहीं बजा सकते। इतना ये नहीं है कि बजा नहीं सकते, घर में बजाइए, लेकिन बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, मतलब आपके पास ही रहनी चाहिए आवाज, क्योंकि 10 बजे के बाद हमारे सोने का टाइम हो जाता है। 4 बजे से पहले आप देखिए, सुबह सुबह मैं बात करूं तो आरती होती है, इष्ट वंदना होती है, जो भी अपना अपना जैसे जो भी धर्म है, जैसे अजान कर लें या आरती बोल दें, वो एक ही बात है ना, समझ पा रहे हो बात को। तो जो मंदिर है, मस्जिद है, लाउड स्पीकर वगैरह जो होते हैं वो 4 बजे से पहले नहीं होते, क्योंकि 10 से 4 के बीच सोने का टाइम। आप 4 बजे के बाद नहीं कह सकते कि भाई क्यों कर दिया, क्योंकि बाकी सब चीजें भी तो होंगी ना दुनिया में। अब ऐसे तो आप दिन में कह दो भाई डीजे बाज रहे मैं तो पढ़ूंगा, ये नहीं है, ये आपकी निजता, इतना आपका पास भी हक नहीं है। लेकिन जो आपका हक है वो है अच्छी नींद लेने का, तो 10 से 4 के बीच आपको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। ये सारी चीजें किसमें, अनुच्छेद 21 में, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आप इसका स्पेशली ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 21। अब यहां एक संविधान संशोधन होता है साथियों, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। और इस 86वें संविधान संशोधन में इस अनुच्छेद 21 में क्या किया गया, एक और अनुच्छेद जोड़ा गया जिसे हम 21A के नाम से जानते हैं। कहा क्या गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल जाने से कोई नहीं रोकेगा, अर्थात उनको शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया, जो पूरे भारत में अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। और यह प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, और भी कई एग्जामों में बार बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है कि शिक्षा का मूल अधिकार पूरे देश में कब से लागू हुआ, तो अप्रैल 2010 से लागू हुआ। और मिला कब, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21.A में यह शिक्षा का मूल अधिकार हमारे लिए जोड़ा गया। अब यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण नोट आपको बता देता हूं। नोट में आप क्या ध्यान रखेंगे, आज जो हमने 3 अनुच्छेद पढ़े हैं, मूल अधिकार तो अपना एक ही हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार उसमें भी एक अनुच्छेद बाकी है। 3 जो अनुच्छेद हमने पढ़े हैं उनमें 19 तो आपातकाल में सबसे पहले समाप्त होता है। और ये साथियों 20 और 21 2 अनुच्छेद ऐसे हैं, कौन कौन से हैं, 20 और 21 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कभी भी अर्थात आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते। प्रश्न आएगा कौन सा मूल अधिकार आपातकाल में सबसे पहले निलंबित होता है, आपका जवाब होगा सर अनुच्छेद 19। प्रश्न आएगा कौन सा अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होते, तो अनुच्छेद 20 और 21 2 ऐसे मूल अधिकार हैं जो कभी भी, या फिर मैं कहूं कि आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होते। साथियों इसी कड़ी में अपना तीसरा जो मूल अधिकार बचता है वो है
तीसरा जो मूल अधिकार है वो है अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 22, और यहां पे क्या कह रहा है, गिरफ्तारी व नजरबंदी से संरक्षण, गिरफ्तारी व नजरबंदी से संरक्षण, गिरफ्तारी व नजरबंदी से संरक्षण की बात कर रहा है। अब यहां ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है गिरफ्तारी व नजरबंदी से आपके पास संरक्षण अनुच्छेद 22 कह रहा है। अब भाई पहली बात है, गिरफ्तारी क्या होती है, नजरबंदी क्या होती है? तो यदि किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन किया हो तो उसे गिरफ्तार करके जिला कारागार जो होता है, केंद्रीय कारागार जो होता है, वो तो अपराध की श्रेणी देखी जाती है, या आपका लोकल जो होता है। अगर किसी व्यक्ति को अपराध करने पर, देखिए एक स्टेप बाय स्टेप आते हैं, अपराध करने पर एक निश्चित स्थान पे रख देना, उसकी सारी स्वतंत्रता समाप्त कर देना गिरफ्तार कहलाता है। और उसी की अगली स्टेप में आप नजरबंदी भी कह सकते हैं। नजरबंदी का ये मतलब कतई मत समझना कि उसकी आंखें बंद कर दी जाएंगी। नजरबंदी का मतलब ये होता है कि उससे किसी से मिलने नहीं देगा, निश्चित स्थान पे रखा जाएगा, निश्चित व्यक्ति उसके पास जाएगा, ये उसकी नजरबंदी होती है। जैसे धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में बहुत सारे नेताओं को नजरबंद किया गया था। जैसे किसी को उसके घर में ही नजरबंद कर दिया, मतलब ना तो वो किसी से मिल सकता, कोई वकील नहीं है, कोई और नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, बस वो उसको जब तक के लिए नजरबंद किया गया, मतलब वो वहीं रहेगा। गिरफ्तारी के बाद आप पैरोल मिल सकती है, आपको जेल में मिलने जा सकते हैं, आपको ये बहुत सारी चीजें होती है, वकील से सलाह मशवरा करते हैं और सारी चीजें। नजरबंदी में आप कुछ समय के लिए वहीं कैद होकर रह जाते हैं, कोई बातें नहीं होती, दुनिया से आप अलग हो जाते हैं। तो ये गिरफ्तारी व नजरबंदी से संरक्षण करता है। कैसे करता है देखना, 3 प्रकार की बातें फिर करने वाले हैं यहां हम। कह रहा है सबसे पहले गिरफ्तारी का कारण जानना, गिरफ्तारी का कारण जानना। क्या भाई मेरा कारण क्या है, दोष क्या है, मुझे किस वजह से, किस बिना पे, किस शख्स से गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को कोई गिरफ्तार करने आए तो वो सबसे पहले, जैसे हिंदी फिल्मों का एक फेमस डायलॉग होता है, हिंदी फिल्मों में जब भी या तो हीरो को पुलिस वाला गिरफ्तार करने आता है, या हीरो अगर पुलिस वाला तो विलन को गिरफ्तार करने जाएगा। तो एक सिंपल सा डायलॉग आपने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में देखा होगा, क्योंकि हमारी हिंदी फिल्में वही हैं जो पहले थी, बस वही है, एक हीरो है, एक विलन है, एक हीरोइन है, और बस ठीक है, ये सारी कहानियां हैं, गाने गाएंगे, अचानक से फिर फिल्म पूरी हो जाएगी। लास्ट में हीरो को कुछ नहीं होने वाला है, चाहे पूरी दुनिया उसके सामने आ जाए, वो अकेला लड़ेगा सबसे, और उसके बाद हीरोइन से शादी हो जाएगी। ये हमारी हिंदी फिल्मों की टोटली कहानी यही है। गिरफ्तारी का कारण जानना, तो हिंदी फिल्मों में आपने एक फेमस डायलॉग सुना होगा, अरेस्ट वारंट कहां है। अब बहुत बार आपने सुना होगा कि मेरा अरेस्ट वारंट कहां है, क्या वारंट लेके आए, क्या सर्च वारंट लेके आए, ऐसा सवाल आता है। बिल्कुल जायज सवाल है। अगर कोई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आ रहा है, पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है, तो उसके पास ये हक है भारतीय संविधान के अनुसार कि वो पूछ सके कि मेरा गिरफ्तारी वारंट कहां है, मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस उसको वारंट देती है, दिखाती है, गिरफ्तार किया जाएगा। चलो भाई ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, गिरफ्तारी के बाद क्या कह रहा है कि अपने वकील या मैं कह दूं परिवार से परामर्श। भाई ये सीधा सीधा सा फॉर्मूला समझ लो आप कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जैसे मान लो जरूरी थोड़ी कि हर बार घर से गिरफ्तार करे, किसी ऐसी जगह गए, आप झगड़ा हो गया, किसी ने आप पे वाद दर्ज करवा दिया, पुलिस पे बोल दिया कि भाई ये हमारे के मारपीट कर रहा था, कर रहे थे नहीं कर रहे थे, वो तो कोर्ट में जाके पता चलता है, तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो आप अपने घर वालों को या फिर अपने वकील से क्या कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे फिल्मों की बातें फिर आपसे करूं तो गिरफ्तार करके लाया जाता है, इधर वकील पहले पहुंच जाता है थाने में। हीरो अगर पुलिस वाला है तो विलन पक्का ही गिरफ्तार होके आएगा, हीरो उसको गिरफ्तार करके लाता है, लॉकअप में डालता नहीं, उससे पहले वकील आ जाता है अर्जी लेके। तो ये क्या होता है, अपने वकील या परिवार से आप परामर्श कर सकते हैं। ठीक है भाई। तीसरा क्या कह रहा है कि 24 घंटे में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 24 घंटे में निकटतम जज के समक्ष प्रस्तुत करना, निकटतम जज के समक्ष प्रस्तुत करना, यह करना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, एनी हाउ।
आपको गिरफ्तार क्यों ना किया गया, कोई भी परिस्थिति में आपको गिरफ्तार किया गया है, तो गिरफ्तार करने के बाद आप अपने वकील से परामर्श लेंगे, परिवार वालों से परामर्श ले सकते हैं। मान लो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, तो देखना गिरफ्तार करते ही जेल नहीं लेके जाएंगे। जिस भी थाने में गिरफ्तार किया, हर थाने का एक क्षेत्र होता है, आपको बताऊं, उस क्षेत्र में आने वाली सारी गतिविधियों की जिम्मेदारी उस थाने की होती है। वहां अगर कुछ भी हुआ तो वो बहुत बार आपने सुना होगा, बोले ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। आप सड़क पे जाते हैं, किसी भी सड़क पे निकल जाइए अपने घर से, थोड़ी दूर बाद आपको मिलेगा ये थाना सीमा समाप्त, ये थाना सीमा शुरू। जैसे मान लो आप किसी भी जिले से निकले, तो जिले की सीमा क्रॉस करोगे तो उसके पास एक बोर्ड लगाएगा, किसी भी तरफ जाओगे वहां पे लिखा होता है इस जिले की सीमा समाप्त। राज्य में आता है राज्य सीमा समाप्त, तो ये थाने की सीमा भी ऐसी ही होती है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ तो चॉइस, आपको गिरफ्तार कर लिया, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, तो पुलिस उसको थाने के लॉकअप में, जहां थाना होता है वहां लॉकअप रूम बने होते हैं, जिसमें एक साथ एक जैसे व्यक्ति हैं तो एक ही जगह से उठा के लाएं, तो 2 लोगों को, 1 लोगों को मोस्टली अलग अलग रखा जाता है ताकि वहां पे झगड़ा ना हो, तो लॉकअप में रखा जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद अगले 24 घंटे में, यहां पे एक चीज मैं आपको बीच में बता दूं, यात्रा शामिल नहीं होगा, यात्रा का समय अलग करके जितना भी टाइम उसके पास बचता है 24 घंटे में, जैसे मान लो गिरफ्तार करने के बाद 10 घंटे की यात्रा करी, तो वो 24 घंटे में शामिल नहीं होगा। उसके अलावा गिरफ्तार करने के बाद और लॉकअप में रखने के दरमियान 24 घंटे का जो टाइम है, उस टाइम पे पहले जज के समक्ष क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा, ताकि ये निर्णय लिया जा सके कि इसके साथ क्या करना है। उसको बेल देनी है, मतलब उसको पैरोल पे छोड़ना है, रिहा करना है, सुनवाई करनी है, या पुलिस रिमांड पर भेजा जाना है। तो गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे में जज के समक्ष प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। अब यहां दूसरी महत्वपूर्ण बात और बता दूं, आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आएगा, आ भी रहा होगा, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर अगर मान लो शनिवार को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, मोस्टली ये प्रश्न बहुत बार मेरे सामने आया, बच्चे बार बार ये प्रश्न करते हैं कि सर अगर शनिवार को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो क्या रविवार के दिन प्रस्तुत किया जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, छुट्टी हो नहीं हो कोई मायने नहीं रखता, सीधा सीधा फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे में जज के समक्ष प्रस्तुत करना है। जज कहां है कहां नहीं है वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो उस जज को ढूंढे, उस जज को बुलाए, या खुद उस जज को घर से उठा के लाए, या किसी व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उठा के उस जज के सामने लेके जाए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों 24 घंटे में जज के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब आपके सामने हो सकता है ऐसा मामला है जब 24 घंटे में प्रस्तुत नहीं किया गया छुट्टी को, उसे हम अपनी संवैधानिक भाषा को छोड़कर सामान्य भाषा में राठौड़ी कायदा कहते हैं। ये पुलिस का राठौड़ी कायदा कहलाता है कि वो प्रस्तुत करे ना करे, पर 24 घंटे में जज को समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब आप कहते हो सर 1 सेकंड पहले तो ये बोलते करे या नहीं करे, करे या नहीं करेगा मतलब ये कि पुलिस का राठौड़ी कायदा चल रहा है, आप अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं तो जरूर पुलिस को 24 घंटे में प्रस्तुत करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इससे पहले पुलिस आपको मारपीट नहीं कर सकती, और जितना जो कुछ भी आपके साथ सामान था, जैसे मान लो जेब में पैसे थे वॉलेट में, या फिर घड़ी वगैरह है, या कुछ अंगूठी वगैरह आप कुछ पहन रखो, सारी चीज़ें लिखित में आपसे सिग्नेचर करवा के ली जाएंगी, और जैसे ही आपको वहाँ से रिहा किया जाएगा उतनी की सारी चीज़ें आपको विद सिग्नेचर वापस दी जाएंगी। ये नियम होता है। बाकी तो देखो पूरी दुनिया में संविधान के इतर भी कार्य होते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे कैसे संविधान से बाहर भी कार्य हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें। अब ये अनुच्छेद 22 है भाई यहां तक, लेकिन 22 यहीं समाप्त नहीं होता। अनुच्छेद 22 4 से लेके 7 तक निवारक निरोध कानूनों का वर्णन है। निवारक निरोध कानून सुनेंगे, ये निवारक निरोध कानून क्या है भाई, 22 4 से 7 तक है। अब देखो इनकी चर्चा करते हैं। ये 22 4 से 22 7 तक, 22 1 2 3 तो ये हो गए, 22 4 से 22 7 तक निवारक निरोध कानून है। निवारक निरोध कानूनों का मतलब ये है कि व्यक्ति को अपराध करने से पहले रोकने की जो प्रक्रिया भारतीय संविधान में बनाई गई है वो क्या कहलाती है, निवारक निरोध कानून कहलाती है। अर्थात जैसे मान लो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, डकैती की योजना बनाते गिरफ्तार, शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार। मान लो कोई व्यक्ति डकैती की योजना बना रहा, लूट की योजना बना रहा है, तो उसने अपराध थोड़ी किया। अगर हम अनुच्छेद 20 में जाएं, गिरफ्तारी का कारण जानना, तो हमने वहां लिखा था कि कानून के उल्लंघन पर सजा। अब कोई योजना बना रहा तो उसने अपराध थोड़ी किया। लेकिन हम ये भी तो नहीं देख सकते, जैसे मान लो कोई हत्या की योजना बना रहा है, तो पुलिस खड़े खड़े ये थोड़ी देख सकती है
कि ठीक है भाई योजना बना लो, हत्या कर दो, हम पकड़ लेंगे आपको हत्या करने के बाद। हम किसी व्यक्ति को मरने तो नहीं दे सकते ना, इसलिए, लेकिन उसने अपराध भी नहीं किया तो इसके पास गिरफ्तारी का कारण नहीं, तो यहां पे गिरफ्तारी ना करके निवारक निरोध कानून के तहत उसको रोका जाएगा। अर्थात सीधा सीधा इतना समझ लो, व्यक्ति को अपराध करने से पहले रोकने की जो एक प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, निवारक निरोध कहलाती है। लेकिन यहां एक चीज का ध्यान देंगे, विदेशी शत्रु और उपरोक्त की जो तीनों बातें हैं, दोबारा बोल रहा हूं, विदेशी शत्रु और ये जो तीनों बातें हैं, इसमें निवारक निरोध कानून लागू नहीं होते। विदेशी शत्रु जैसे मान लो कोई आतंकवादी है तो उसको निवारक निरोध के कानून के तहत थोड़ी ना गिरफ्तार करेंगे। तो ये तीनों बातें जहां हैं, गिरफ्तारी का कारण अगर है तो निवारक निरोध से गिरफ्तार नहीं करेंगे, और अगर विदेशी शत्रु तो ये नहीं लगाएंगे, अन्यथा आप सामान्य तौर पर निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है। यह था अपना गिरफ्तारी व नजरबंदी से संरक्षण। साथियों, आज की क्लास में हम इतनी ही बातें करेंगे। अगली क्लास में अपन बाकी मूल अधिकारों की चर्चा करेंगे। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा लंबा चल रहा है लेक्चर अपना, क्लास अपना, लेकिन साथियों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसमें कटौती कर नहीं सकता। मेरा मन तो कर रहा था और थोड़ा इसका लंबा लेके चलूं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कम से कम इसके 3-4 पार्ट तो हमें बनाने ही बनाने पड़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। लास्ट में इसके कुछ और फैक्ट भी बताऊंगा लास्ट वाली क्लास में, जब अपन छठे मूल अधिकार की चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये जरा सा भी पसंद आता हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मैं कहीं नहीं कह रहा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो कर देना, आपका मन हो तो करना, वरना मत करना। हाँ, एक चीज़ और भी है, अगर आप इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें बहुत बड़ा मोटिव मिलता है आपका। देखिए, एक लाख तो नहीं होता, लेकिन अगर 1 लाख से 1 निकाल दिया जाए तो वो साला 1 लाख भी नहीं बचता। फिर एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि एक का महत्व क्या होता है। एक तो छोड़ो, वहां पॉइंटों में चलती हैं बातें। तो आपका 1 लाइक, आपका 1 कमेंट, आपका 1 शेयर हमें 1 लाख के बराबर लगता है। इसलिए अगर आपको लगे कि हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, बाकी तो आपकी मर्जी है। कोई खून तो मांगा नहीं आपसे, है ना। चलो ठीक है, धन्यवाद।